धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यथावत यहाँ पर लगातार आते रहते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सच है कि मैं एक हफ्ते नहीं मिला हूंगा आपको। हम भी वहां पे तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, तुम ही नहीं थे गिरफ्तार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ वक्त, कुछ लम्हे, कुछ समय ऐसे होते हैं जब परिवार की तरफ परिवार की जरूरत होती है, और ये वही समय था। दरअसल इस समय सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी चीज की होनी चाहिए पूरे देश में, तो वो है परिवार की। बाकी मुद्दे मैं किसी को कमजोर या छोटा या बड़ा नहीं कह रहा, परिवार पे बहुत कम ध्यान है। परिवार से मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम और आप, परिवार से मतलब वो सारे लोग जो परिवार के अंदर हैं, उनसे हमारे रिश्ते, परिवार के अंदर हमारा आना जाना, रहन सहन, वक्त कितना, किसको, कब, कहां। पहले एक संयुक्त परिवार थे, ऐसा नहीं था संयुक्त परिवार कोई गलत परिवार थे। वो संयुक्त परिवारों की कुछ परिभाषाएं थी, कुछ नियत समय थे, कुछ नियम थे। और अब आज एकल परिवार हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समय क्या, कुछ अभाव है, लेकिन उन सब पर चर्चा होनी चाहिए। और यकीनन मैं इस शो में कभी कभी जरूर, लेकिन कम समय होता है, बहुत कम वक्त पे होता है जब मैं परिवार या उन पे चर्चा हो पाए। लेकिन मेरे लिए ये वक्त परिवार की चर्चा में था। मैं एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हूं। वो तमाम सारे लोग जो एक बार शो में यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका शुक्रिया। छोटे मोने जो मुन्ने हैं उनके, उनकी मम्मी, उनके चाचा, उनकी मौसी, उन सब का वो तमाम बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कहाँ से आना हुआ सर आपका? मैं नाइजीरिया से आया। कहाँ से? नाइजीरिया से। नाइजीरिया से? अरे बाप, मैं तो सोच रहा था ये अलीगढ़ के आसपास का मिल जाएगा। पहला आदमी ही मुझे एक हफ्ते बाद नाइजीरिया का मिला। बहुत अच्छी बात। सर कैसे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवराज शर्मा है। देवराज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाइजीरिया में क्या करते हैं सर? मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वहाँ। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मेरे शो में शरीक होने के लिए। कुछ अगर बात बोलनी हो, कुछ बात कहनी हो तो जरूर कहिएगा शर्मा जी। वो कहाँ के रहने वाले हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा के। और भैया आप कहाँ के हो? आपके छोटे भाई हूँ। मेरे छोटे भाई हो? गार्डगंज से हूँ, रोज ही आपका शो देखने आता हूँ। बहुत अच्छी बात जी, आपका शो भी देख रहे हैं। हाँ, उनको नमस्ते बोलिए। और वो पिछले हफ्ते क्या देख रहे थे? अब वो आपके ही शो देखते हैं। वो पुराना शो भी है तब भी देखते हैं, ये चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कविता विविता लिख रहे हैं कि नहीं? लिखते हैं, कलम तो चलती रहती है। हाँ, कविता लिख रहे हैं ना? कविता लिखते रहिए, उसमें बड़ी ऊर्जा है। बहुत ऊर्जा। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आप? सर हम मोहाली सीतापुर से, यूपी। मोहाली सीतापुर से हैं, बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? अमरीश वाजपेयी। अमरीश वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले भी आए हैं हमारे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ध्यान है। कहाँ से आए हो तुम? ईस्ट दिल्ली से। ईस्ट दिल्ली से? न्यू न्यू अशोक नगर से। बहुत बहुत स्वागत है भाजी, आप सारे लोग अच्छे हैं? बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल दिखे। चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो कान के नीचे बहुत तेज बजाएंगे, अभी बता दे रहे हैं, बहुत जोर आवाज आएगी। एक हफ्ते बाद वैसे ही वापस लौटे हैं। पश्चिम बंगाल दिखे, की नाम? शिल्पा। शिल्पा। और आज का जो शो है मेरा पश्चिम बंगाल, असम होता हुआ पहुंचेगा महाराष्ट्र। आप सोचेंगे शो है कि रेलगाड़ी? दरअसल ये रेलगाड़ी ही है। मुझे मालूम नहीं, बहुत सारे लोग तो अब फ्लाइट का सफर करते हैं, लेकिन हम उस पीढ़ी से हैं जब रेलगाड़ी का, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत देश की बहुत बड़ी आबादी रेल से ही चलती है, लेकिन वो एक देश है। जी बाबूजी नमस्ते। और ये शो आज पश्चिम बंगाल से, असम से और महाराष्ट्र होते हुए तमाम सारे वो समसामयिक मुद्दे, पॉलिटिकल स्फीयर के मुद्दे लेकर हम आपके पास आएंगे। कहां से आई हैं आप? दिल्ली से। क्या नाम है? योगिता जी। योगिता जी बड़े गर्व से करेंगे कि मैं दिल्ली से हूं। तो कहां, क्या नाम है आपका? योगिता गुप्ता। पापा कहां के रहने वाले थे? दिल्ली के। पापा भी दिल्ली के। बाबा? यूपी। हाँ, इसलिए अगर मैं ज्यादा मिट्टी हटा दूंगा तो नींव दिखाई पड़ जाएगी। दिल्ली का कोई नहीं है बाबू, बहुत कम लोग हैं। कहां से आए बाबूजी? चाचा पूछ रहे हैं बेटा, भतीजा खड़े होना सीखो पहले। कहां से आए हो चाचा? यूपी में। कहां से? लखनऊ। बहुत बदतमीज हो, लखनऊ के नहीं हो तुम। लखनऊ का नहीं, ये शऊर नहीं लखनऊ का। लखनऊ का शऊर ही दूसरा है, समझे? सीखो। चाचा तुम्हारे लखनऊ के हैं, ये जो खड़े हैं सामने। खड़े रहो चुपचाप। हाँ साहब, कहां से हैं सर? लखनऊ से। लखनऊ से। अच्छा देखो, सिखाओ कैसे सीखा जाता है। ये यूं ही मूछ सफेद नहीं हुई है, समझे? हाँ, क्या नाम है? देविंदर। ऐसे ही बोलते हो घर में?
कविता गा गा के बोलते हो सब, हैं? खड़े रहो। जो हमारे शो में लोग मौजूद हैं, अंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सॉरी, राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का जो मौजूद है, जो कंटेंट है, वो मैं सामने रखता हूं। मैंने कहा कि बंगाल, असम और मुंबई होता हुआ शो दिल्ली के तमाम सारी मुद्दों के बीच में घूमेगा और मैं अपनी बात रखता हूं। पश्चिम बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ टीएमसी खिलवाड़ कर रही है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल का मसला। टीएमसी को घुसपैठ इसलिए पसंद है, बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, आप सारे लोग समझते हैं। टीएमसी को घुसपैठ इसलिए पसंद है क्योंकि उनके पक्के वोट बैंक हैं वो। प्रधानमंत्री का अंश यहां पे मैं कोट कर रहा हूं। घुसपैठ को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। आज बीजेपी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद है, भरोसे की पार्टी है। महाराष्ट्र में मेयर और पार्षदों के चुनाव में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश मिला है। असम का जिक्र कर देता हूं, कांग्रेस ने सिर्फ सरकारें बनाने और वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, इनके बीच में बातचीत का सिलसिला है। आपकी अपनी बात भी है और अब आपके अपने मुद्दे भी हैं, उनको भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अंश जी को, एंड देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, देखिए सबसे पहली बात तो मोदी जी आज बंगाल में चुनाव आया तो बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप बंगाल की बात किस मुंह से कर रहे हैं। जब आपने मनरेगा का 18,000 करोड़ रुपया आपने जब रोके बैठे रहे, आपको कलकत्ता हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बार बार लताड़ पड़ी, उसके बाद भी आप रोक के बैठे रहे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का 24,000 करोड़ रुपया रोक के बैठे रहे, उसके बाद आप बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के जब प्रवासी मजदूर जब बिहार जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, उन पे जब जो है उन पे हमला होता है तो आपकी सरकारें मुख्य दर्शक बन के बैठी रहती है और आप आज बंगाल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं टीएमसी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते खुद कह रहा हूं, और यही हमने जो है प्रधानमंत्री जी के मुंह से भाषणों में बार बार सुना है। शुभेंदु अधिकारी जी भी थे, आज आपने उनको जो है नेता विपक्ष बना दिया, भ्रष्टाचारी को बना दिया आपने। मुकुल रॉय, इतने बड़े भ्रष्टाचारी जिनकी बात खुद अमित शाह जी करते थे, उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया। ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। आपने भी बीएमसी के चुनाव की बात की, बीएमसी के चुनाव में बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने अजीत पवार जी के लिए कहा, अजीत दादा हमारा मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलेगा तो दूर तलक बात जाएगी। आप भ्रष्टाचारियों को जो है अपनी पार्टी में रख लेते हैं, उन पे ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई रोके बैठे रहते हैं, और आप बंगाल की बात कर रहे हैं। राइट, मैं आता हूं नाउ, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी गुप्ता जी तैयारी करो, आ रहा हूं। जी भैया जी, आप तो एक हफ्ते बाद लौट आए, लेकिन ये कांग्रेस लौट के नहीं आने वाली, और ये जहां से जाती है वो वापस आती नहीं है भाई साहब। ये इतिहास रहा है, कभी काल आ भी जाए तो वापस चले जाती है। बंगाल को शांति चाहिए था, जवाब में नारा मिला, लोकतंत्र को संवाद चाहिए था, और वहां पे केवल डर का सहारा मिला। मानवता का गला घोटता हुआ बंगाल, आज ये कांग्रेस कहती है कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं। भाई साहब, आप टीएमसी के प्रवक्ता नहीं है तो हाथ मिलाइए भाजपा के साथ और खड़ा होइए वहां के नरसंहार के खिलाफ, खड़ा हुए वहां पे हिंदुओं के जो हत्याएं हो रही है, जो मानवता संसार हो रहा है, उस समय आप खड़े नजर नहीं आएंगे, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जहां पे आपको दिखेगी वहां पे आप करते नजर आएंगे। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं सर, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को एक युवा अध्यक्ष मिलने जा रहा है। युवा जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, और कल भाजपा को युवा अध्यक्ष मिलेगा, और ये वही कांग्रेस है जहां केवल लोकतंत्र का गला घोटता वर्ग ना तो ये अध्यक्ष दे सकते हैं परिवार से अति होकर, और केवल तुष्टीकरण की मूल मुद्दा रह गया। राइट, ये कह रहे हैं कि मोदी जी बंगाल की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। मोदी जी तो बंगाल में खून की भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कब मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, कब वहां के मालदा की बात करेंगे, कब जाके मिदनापुर की बात करेंगे? नहीं कर सकते ना। ये यहाँ पे बड़ा कांग्रेस को कह रहे कि भैया कांग्रेस वापस, आप ही तो पूछेंगे, आप सबसे बड़े युवा आप हैं 16 साल के। हाँ, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती, एक बार चली जाती है ऐसा फलाना। बंगाल के लिए सबसे बेस्ट कौन है
ये खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह चुके हैं। अब मैं आपको दो बयान बताता हूं। एक इनके नेता है बिप्लब देव जी, हरियाणा के प्रभारी है, सांसद है। कहते हैं जब से लेफ्ट की सरकार थी और टीएमसी की सरकार थी तब से बंगाल में 7,000 जो है कारखाने बंद हो चुके हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप सोचिए, लेफ्ट की और टीएमसी की सरकार से पहले किसकी सरकार थी? ये 7,000 कारखाने किसकी सरकार ने लगाए थे? ये खुद उन्होंने बता दिया। नेता अमित शाह जी ने क्या कहा था कि भैया जब बंगाल में जो है पूरे देश में जब प्रत्येक नागरिक 100 रुपया कमाता था तो लेफ्ट और टीएमसी की सरकार से पहले का जो बंगाल का नागरिक था वो 127 रुपया कमाता था। यानी नेशनल जो पूरे देश की जो है उससे ज्यादा बंगाल का लोग कमा रहे हैं। राइट। मैं एक फैक्ट चेक कर देता हूं, इनके रिसर्च में कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा था जब ममता बनर्जी सरकार में चुनकर आई उस समय 100 रुपए और 127 रुपए के आंकड़े को कंपैरिजन उस समय दोनों नहीं कहा था। बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं। दिक्कत क्या है, मैं सुन के आता हूं, राहुल गांधी में नहीं हूं, बिना सुने कुछ नहीं बोलता हूं। मैं सुन कर आता हूं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं साहब, जो ये लेफ्ट की बात कर रहे हैं और टीएमसी की बात कर रहे हैं, पहले तो इनको यह समझना होगा कि केरल के अंदर इनके कार्यकर्ताओं को लेफ्ट वाले मारते हैं, त्रिपुरा में जाके गठबंधन करते नजर आ रहे हैं। तो ये विचारधारा इनकी क्या है ये समझ ले। और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, विप्लव देव जी हरियाणा के नहीं, अभी बंगाल के चुनाव से प्रभारी। राइट। मैं जिक्र कर रहे थे, बीजेपी का जिक्र हो रहा था, तो चाहे तिरुवनंतपुरम की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री ने वहां कोट किया, केरल का चुनाव का बात हो, मेयर की बात हो, और चाहे वो मुंबई में अभी जो चुनाव हुए हैं मेयर के और पार्षद के, वहां के चुनाव की बात है। पूरा वो कह रहे थे कि इस समय जो कलेवर है बीजेपी का वो राष्ट्रीय फ्रंट का है। मैं समाजवादी पार्टी को मैं आपको रिस्पॉन्ड कर समय देता हूं जी, वेरी क्विक। हमारे मित्र कह रहे थे अभी कि भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष युवा मिलने जा रहा है। ठीक है, युवा अध्यक्ष हम स्वागत करते हैं, लेकिन वह ईडी के डर से कौन नॉमिनेशन करेगा? अकेला वही किए, वही तो जीत रहे। कम से कम कांग्रेस के संगठन का इनका जब चुनाव हुआ था, जब इनके यहाँ चुनाव हुआ था, इधर आ गया। जब यह समाजवादी का चुनाव हुआ था तो 5 लोग खड़े हुए थे खिलाफ में। बिल्कुल। पांचों के नाम बताओ। नहीं, एक लोग खड़े हुए। कांग्रेस का जब चुनाव हुआ था शशि थरूर जी कम से कम खड़े तो थे। इनके यहाँ पे बड़ी कांग्रेस याद आ रही है, और जब सीटें देनी होती है कांग्रेस को तब कांग्रेस नहीं याद आती है। हमें अच्छा, हम ही देते हैं। आपका बड़ा वो है, बड़प्पन है। हाँ जी। और रही बात चुनाव की, अभी एक बंगाल में चुनाव होना है। अब वो क्लियर बताते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत उतर नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरे पीडीए प्रहरी को खड़ा कर रखा है। ये मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित इस सरकार का शिकार बहुत सारे लोग हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक समाज है, युवा भी है, किसान भी है, छात्र भी है, महिला भी है। जिसका इस सरकार ने शोषण किया सब पीडीए के अंदर आते। राइट। समाजवादी पार्टी रिस्पॉन्ड जी। मैं आ रहा हूँ, मैं रुका। अरे तुम ही तो बोलोगे। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ जी। और मैं सुन रहा था, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और उनको भी सुना, वो पीडीए प्रहरी खड़ा करने की बात कर रहे हैं। और आपने बंगाल की स्थिति बताई। प्रधानमंत्री जी ने जो आज विषय उठाया, जिस बिंदु पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बिंदु है। ये इस प्रकार की नौटंकी से काम नहीं चलने वाला। आप सोचिए, इस देश में एक ऐसा राज्य है जिस राज्य की यदि भारत सरकार उसकी फेंसिंग कराना चाहती है तो 450 किलोमीटर की जो जगह है वो राज्य सरकार दे नहीं रही है बीएसएफ को कि फेंसिंग हो जाए। हमारे देश के अंदर बाहर से घुसपैठिए ना घुसे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बंगाल जो है ना वो भारत के अंदर सबसे पहले शिक्षित राज्यों में सबसे अग्रणी था। ये सच बात है, लेकिन बंगाल को बर्बाद करने का काम किसने किया? ये कम्युनिस्ट ने किया और साथ में ममता दीदी ने किया। क्योंकि बंगाल की कभी सभ्यता नहीं रही किसी महिला का बलात्कार करना, बंगाल की सभ्यता नहीं रही कभी भी वहां पर हत्याएं करना, भ्रष्टाचार करना। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आरती कर ले लीजिए, 20 सेकंड दीजिए। उसके अलावा ये जो हत्याएं, बलात्कार देखते हैं, ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स देखते हैं, बंगाल का ये कभी इतिहास नहीं रहा। ये घुसपैठियों के कारण बंगाली बर्बाद हो रहा है। राइट। मैं आया। बात जब घुसपैठिए की करते हैं तो मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को टूरिस्ट वीजा दे रखा है क्या?
जहां जहां चुनाव होता है वही घुसपैठिया घुमाना शुरू करते हैं। लगता है टूरिस्ट वीजा इन्होंने ही दे रखा है, और कहीं नहीं। जहां चुनाव नहीं होगा वहां घूमने जाएंगे नहीं, वहां का मौसम ही नहीं ठीक होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये केवल कहने के लिए घुसपैठिया, हिंदू मुस्लिम, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आज यहाँ खड़े होके ममता दीदी से कहिए कि जो 450 किलोमीटर का कॉरिडोर केंद्र सरकार मांग रही है फेंसिंग करने के लिए, कृपया करके वो जल्दी से जल्दी दें। वो कॉरिडोर बनाने के लिए जैसे बनारस में आपने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़ दिया, अब बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं, अब बात करते हैं सनातन की। किस मुंह से वहां पर खड़े होकर टुकटुकी बजा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं? ये असलियत, ये देश चाहिए। इन लोगों के कारण इस देश में घुसपैठिया घुसते हैं, इनके कारण बलात्कारी खड़े होते हैं, हत्यारे खड़े होते हैं। ये तो मैं देख रहा था ये बच्चा कितनी देर तक डर पाएगा। ये 40 सेकंड के बाद डरना। मैंने जब तो देख लिया कि बच्चे डरने लगे तो हमने कहा बंद कर देना चाहिए। गजब है, गजब है। हाँ जी स्वाति जी आइए आइए। अमर सोनार बांग्ला को, अमर सोनार बांग्ला, हाँ जी, बीमार बांग्ला बनाने वाली ममता दीदी का एक फैक्ट रखूंगी, उसी से समझ में आ जाएगा कि मोदी जी ने महाजंगल राज बंगाल को क्यों कहा। एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा बताता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें मिनिमम कन्विक्शन रेट अगर किसी प्रदेश का है तो वो पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये आरजी कर मामला ने, संदेश खारी मामला ने, हर दूसरे दिन एक नया मामला बताता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। ये हुई महाजंगल राज की बात। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी सफाई से बता गए कि मजदूर पिटा गए बिहार में, उड़ीसा में। अभी 2 दिन पहले आप ही के झारखंड सरकार में अलाउद्दीन शेख को मार करके और टांग दिया गया, जिसके बाद से मजदूरों का जो प्रदर्शन चल रहा है बंगाल में और जिसमें बिहार को भी लपेटा गया, ट्रेनें तोड़ी जा रही है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है। वहां झारखंड की सरकार ने क्या कदम लिया ये बता के जरूर जाइएगा। 2 दिन पहले की घटना है और ये बता रहे थे अभी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है और पता नहीं क्या क्या। अगर घर पुराना होता है, टूटता फूटता है, तो क्या हम और आप मरम्मत नहीं कराते? क्या रिनोवेशन नहीं कराते? और अगर हम रिनोवेशन कराते हैं तो क्या सामान को बाहर नहीं रखते और रिनोवेशन के बाद सामान को अंदर रखते? यही प्रक्रिया चल रही है। मणिकर्णिका घाट पर जो जाते हैं उनका अनुभव है कि बाढ़ के समय में क्या विकट स्थिति होती है, जो शव होते हैं उनके दाह संस्कार में। तो अगर नवीनीकरण हो रहा है, पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले शवदाह बनाए जा रहे हैं, तो समस्या क्या है? और सबसे बड़ी बात, सनातन पे अभी इतने टेसुए बहाने वाले राम के जो कार सेवक थे उन पे गोलियां चलाने वाले आज जो दुहाई दे रहे सनातन की, देख के अच्छा लगा। समझ गए बात, समझ गए। वहां भी तो अभी चुनाव है ना। ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसा क्या करते हो? ऐसा ऐसा क्या करते हो? हमारी बहन ने बताया अभी कि अहिल्याबाई होलकर। रुको तुम पहले, कांग्रेस से लेता हूँ। रुको रुको, आ रहे हैं, कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगी। प्रतीक जी मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने आपको टाइम दिया था कि बीच में ही आएंगे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो 2 बातों का, पहली बात यहाँ पे इन्होंने बड़ा बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे हैं अपराध उस पे यहाँ पे बोला, फेंसिंग के यहाँ पे बोला। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे जो है अत्याचार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी इकलौती ऐसी नेता थी जिन्होंने संसद में सरकार से कहा, आप सरकार पे, बांग्लादेश की सरकार से कहिए कि आप उन पे सख्त कार्रवाई करिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। सरकार ने क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, सरकार ने क्या कार्रवाई की, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। आप बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। आप यहाँ पे फेंसिंग की बात करें, मैं करूंगा ममता बनर्जी नहीं दे रही है जगह, आप यहाँ पे सिर्फ चुनाव का वेट करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? फेडरल स्टेट में क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से बात करिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाइए, आप वहां पे क्यों नहीं जाते? ये पहली बात।
और दूसरी बात, यहाँ पे मैम हमारी जो थी वो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे बात कर रही थी। मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी परिवार के साथ, अगर किसी भी शख्स के साथ गलत होता है, अपराध होता है, वो गलत बात है, उसकी मैं यहाँ पे निंदा करता हूँ। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, ये 2014 के बाद से ये वोट ऑफ बाउंड्री क्यों इश्यू हो रही है? ये तेरा अपराध वर्सेस मेरा अपराध क्यों हो रहा है? मेरे को अच्छा लगा आपने यहाँ पे उस बहन का मारा यहाँ पे आवाज उठाई, आरजी कार की जो मेडिकल कॉलेज था पश्चिम बंगाल में, आपने यहाँ पे संदेश खाली की बात की, आप यहाँ पे संदेश खाली की बात करें और राम रहीम को बार बार पैरोल भाजपा दे रही है चुनाव के समय पे। आप यहाँ पे आरजी कार मेडिकल कॉलेज की भाजपा और न्यायालय मतलब सत्ता सरकार और न्यायालय का अंतर नहीं पता है। और आपको जब सरकार और न्यायालय का अंतर नहीं पता है, क्या कोई सरकार कोई पार्टी देती है जो पेरोल दिया जा रहा है? चुनाव के समय पे उनको पेरोल मिलती है। आप यहाँ पे आर्टिकल मेडिकल कॉलेज की बात करें, आप उस उन्नाव की बेटी को कैसे भूल सकते हो? राइट। उन्नाव की बेटी को कैसे भूल सकती हो जिसने FIR दर्ज करवाने के खिलाफ, और जो FIR कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? कहाँ है ये तो बताइए। कुछ भी फैलाते हैं। प्रतीक जी, इन्होंने बहुत आसानी से कहा कि ठीक सपोर्ट कुलदीप सेंगर का बैनर लेके चलती है वो महिला जिनकी मोदी जी के साथ तस्वीर है। ठीक है बात कर रहे हो। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन, मैं आपको देंगे। हाँ जी भैया जी, समाजवादी तैयारी करो। भैया जी, जो कांग्रेस खड़ा होकर हिंदू की चिंता की बात करती है तो जोक ऑफ द डे होता है, और वो सबसे बड़ा बेहुद्दा मजाक है। वो इसलिए है, और ये अरे भाई साहब आपके बीच में नहीं चिल्लाया था, आपसे बीच में नहीं चिल्लाया था, और सबसे बड़ा मजाक इसलिए है क्योंकि देश की जनता ने देखा है कि ये वही कांग्रेस है जब बंगाल के रानीगंज के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा का जब विसर्जन निकलता है, ममता बनर्जी की क्रूरता वाली सरकार उसे रोकती है तो चू शब्द नहीं निकलता कांग्रेसियों को। ये वही कांग्रेसी है जब राजस्थान के अंदर कन्हैयालाल को मारा जाता है, जो शब्द नहीं निकलता इन कांग्रेसियों से। ये वही कांग्रेसी है जब चंदन की हत्या होती है तो जो शब्द नहीं निकलता है। अरे एक अखलाक मर जाए तो पूरा कांग्रेस हाय अल्लाह हाय तौबा करने निकल जाता है, और इसको कहते हैं तुष्टिकर। और यहाँ बात करते हैं प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल में जिस समय जंगल राज की चर्चा कर रहे थे, उस समय तो जंगल राज की स्थिति तो प्रयागराज में दिखाई दे रही थी। अभी भी हमारे शंकराचार्य 24 घंटे से वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, ये स्थितियां बन रही है कि हमारे शंकराचार्य अब रथ लेके पालकी लेके क्या वो स्नान करने के लिए भी नहीं जा सकते। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अभी यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर को लेके कही गई। अरे अहिल्याबाई होलकर को लेके अगर आपको रेनोवेशन करना था, अरे कम से कम उस परिवार को, उस ट्रस्ट को, उसको तो विश्वास में लेते। वो लोग भी बनारस में पहुंचे, उन्होंने भी आपत्तियां प्रकट की। तो यहाँ पे सनातन पे जो लोग जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई अभी बनारस में खुलते हुए दिख रही है और प्रयागराज में खुलते हुए दिख रही है। भैया जी, अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, किसी पार्टी ने संगोष्ठी कराने का एक व्यापक देशव्यापक कार्यक्रम चलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था विगत कुछ महीने पहले। और इन कांग्रेसियों से, समाजवादियों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको बहुत प्यारे अहिल्याबाई होलकर जी के, उनके द्वारा जो बलिदान किया गया उसका एक प्रतीक सोमनाथ है। उस पर जब मोदी जी जाते हैं डमरू बजा के भारत की संस्कृति का उत्थान करते हैं तो फड़फड़ाने आप लोगों का कलेजा टू नजर आता है। अहिल्याबाई होलकर की अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि देश का इतिहास सनातन संस्कृति है जिससे नफरत कांग्रेस करती है। सनातन संस्कृति से अगर कांग्रेस नफरत करती तो फिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे हो जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके मंत्रिमंडल में मंत्री थे? गृह मंत्री थे। आप सोच के देखिए। अभी रुकिए, अब मैं आ गया। अब आप मुझे मालूम है जनता आप बोलेगी। हाँ जी, नाइजीरिया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पूरा झूठ बोलती है हमेशा। हैं? कांग्रेस पूरा झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। इन्होंने भाई उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय के उपराष्ट्रपति जी को रोका गया था वहां जाने। मालूम सब है जनता को भैया गुरु, तुम ऐसा ना करना कि तुम सोच रहे अभी। अरे मुझे तो पता है, तुमने पूछे थे कि क्या पता है नाइजीरिया में रहते ना, अब तो नाइजीरिया में रहते हैं। और तुमने कहा जानकारी के दिन हिंदुस्तान में चले समाजवादी आ रहे हैं। 26 वकील खड़े कर रहे थे सर इन्होंने राम मंदिर के। ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलो भाई, कहाँ से आए? नए आदमी है ये? मैं तो यहीं रहता हूँ सर। अरे नए आदमी मतलब ये कि नए नहीं, अभी नहीं पैदा हुए हैं, ये नहीं कह रहा, मतलब आज आए हो प्रोग्राम में। कह रहे हैं कि कौन कह रहे हैं? SIR का जो है, अरे कह कौन रहे? सरकार जो SIR के नाम पे अच्छा, जहाँ चुनाव करा रही है वहाँ SIR हो रहा है। अभी बिहार में कराया,
सारा फर्जी वोट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वोट की। डेमोक्रेसी का खतरा है, डेमोक्रेसी खतरा है। डेमोक्रेसी जो है, पहला लोकतंत्र था बिहार, जहाँ की लोकतंत्र शुरू हुआ, वहाँ पे देखिए कैसा सरकार बना है। हम भी बीजेपी के हैं, हम बीजेपी के मेंबर हैं। अच्छा, हाँ, पदाधिकारी भी हैं, लेकिन क्या नाम है आपका? धर्मवीर नाम है। लोकतंत्र रहेगा तभी हमारा देश। राइट राइट। रुको रुको रुको, बात बोलने दो सबको। जी जनाब वाले, कहाँ से आए? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा, बोलिए। हर जगह रुको यार, बोलने दो। हाँ, हर जगह बीजेपी वोट चोरी से सरकार बना रही है, बिल्कुल। हर जगह वोट चोरी कर रही है। देश में बिल्कुल अफरा तफरी का हिंदू मुस्लिम हो रहा। जी जी, मैं आ गया आगे बोलने दो भाई। हाँ जी, हाँ जनाब, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी। ये समाजवादी का पीडीएफ फार्मूला तभी लागू होता है जब उच्च कास्ट से कोई बात हो। जब डिम्पल जी को कुछ बोला जाता है तब मुंह पे टेप लग जाती है। जब किसी दलित बच्ची के साथ कुछ होता है तब इनके मुंह पे टेप लग जाती है। इनका पीडीएफ फार्मूला खाली जब ऊंची जाति का कोई विक्टिम होता है तभी लागू होता है। राइट। जी जनाब। मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि भैया अभी हिंदू मुस्लिम करते करते जो समानता का यूजीसी में बिल लेके आई है, भाई सवर्णों से इतनी क्या खुंदक है भाई? 40 कदम उनको दौड़ना है, 90 वो दौड़ के उस कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अभी ये जो नया बिल यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया, बच्चों को जनरल कोटा को अलग करके और एसटी एसटी ओबीसी और उनके लिए जब वो कंप्लेन करेंगे तो वो वही कमेटी सुनेगी। तो आपका कहना कि भेदभाव किसके साथ हो रहा है? अरे भाई सवर्णों के साथ 3% लोग हैं, कितना दबाओगे भाई? सवर्ण ही आज जो है हिंदू एकता को बल देता है, आज जो है उसी के खिलाफ बिल आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है, AK चौबे। चौबे साहब थोड़ा सा रेस्ट करो बाबा। हाँ, अभी तो रेस्ट करने का ही समय है ना चौबे नहीं चौबे साहब रेस्ट करो अभी थोड़ा, अभी वक्त नहीं है आपका। अभी पीडीए बोलेगा। हाँ बोलो पीडीए। समाजवादी पार्टी उस पे नहीं बोलना है, चौबे पे है बोला, चौबे पे तो मजा आए। समाजवादी पार्टी को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। वो तैयारी 2024 में दिखा है, तैयारी बीजेपी करे कैसे बचेंगे पीडीए से। ठीक है ना? रही बात, अभी आप बात कर रही थी, बहन ने बात किया, सबने बात किया, हिंदू मुस्लिम वही चीज बार बार। अरे आप हिंदुत्व की बात किस हिसाब से करते हो? आप हमें बता दो हिंदू कौन है। अगर आप हिंदुत्व पे बात करते हो तो आप बताओ हिंदू कौन है। क्या वो पिछड़ा हिंदू नहीं है जिसके मंदिर में जाने के बाद उस पूरे मंदिर को आप गंगा जल से धुलवाते हो? क्या वो पिछड़ा हिंदू नहीं है? जब वो मुख्यमंत्री पद से हटता है तो पूरे मुख्यमंत्री को कार्यालय को गंगा जल से झुलवाते हो? क्या वो दलित हिंदू नहीं है? क्या वो दलित हिंदू नहीं है? जब मंदिर में जाता है तो जाने से उसको रोका जाता है। किस हिंदुत्व की बात करते हो? अरे बात करो, तुम्हारे रुको मेरे, बात करो युवा पे, बात करो रोजगार पे, बात करो महंगाई पर। नहीं पहले ना, इधर आ हो गया हिंदू। अब ठीक ये कह रहे हिंदू क्या है? अरे बिल्कुल भाई, डिबेट होने दो भाई, डिबेट होने दो भाई साहब। उधर बाबूजी ना वहां पर। अरे गुरुजी, ये लड़ाई ना करना, पानी पीना, लड़ाई ना करना। चुप, पीछे। हाँ जी, सॉरी, आई एम सॉरी। भैया जी, बिंदु भैया एक तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है, आज ही सिलवा के लाए हैं। हाँ, लग रहा है आज ही सिलवाए हैं। दूसरा ये कह रहे हिंदू क्या है और वो हिंदू नहीं है। हिंदू वो है जो हर धर्म, हर सामाजिक समरसता, सद्भाव को लेकर राष्ट्र नीतियों के साथ, राष्ट्र जागृति के साथ चलता है। और कह रहे वो हिंदू नहीं है। मैं तो आपको पिछड़ा, वो हिंदू नहीं है। तो वो पिछड़ा का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है वो हिंदू नहीं है। वो एक आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति है, जिसको कांग्रेसों ने एविल सोच कहा, क्या वो हिंदू नहीं है? वो हिंदू क्या हिंदू नहीं है? वो दलित जो पहले राष्ट्रपति थे, क्या वो हिंदू नहीं है? जो ब्राह्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी में तो 7 मोर्चा है, हर जाति हर धर्म से लोग हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? दिक्कत क्या है? इनके पास हिंदू थे नहीं, मुस्लिम भी खिसक रहे पीडीए के नाम पे, केवल ढकोसला बच रहा तो लगे ताता थैया। ताता थैया समझते हैं? ताता थैया नहीं जानते? क्या नाम है आपका? गौतम। और अंदर आओ गौतम। रुको, ताता थैया बात होगी पहले ताता थैया समझाने दो। तुम्हें चुनाव की बड़ी है, सत्ता की बड़ी है, यहाँ ताता थैया। अरे रुको यार, यहाँ खड़ो चुपचाप। हाँ जी जनाब बोलिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, घुसपैठी कौन है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि SIR की इतनी बड़ी
पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया हुई, लोग कह रहे थे कि एसआईआर से घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। मुझे तब तक नहीं पता चला कि बिहार में एसआईआर संपन्न हुआ, कितने घुसपैठिए पकड़े गए, पश्चिम बंगाल में कितने पकड़े गए। मुर्शिदाबाद के बारे में नाम लेते थे डंके के चोट पे, मालना के बारे में नाम लेते थे आप लोग कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां भारी संख्या में घुसपैठिए है। एसआईआर में 2%, 3%, 4% लोगों के नाम भी मात्र कट पाए उन क्षेत्रों में। राहुल लाल जी, आपको एक मैं वेल रिसर्चर के रूप में देखता हूं और आपकी कई रिसर्च को मैं सैल्यूट भी करता हूं, लेकिन यहां पर मिस कर गए साहब। चुनाव के बाद बिहार में 3 लाख, गौर कीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 3 लाख अनआइडेंटिफाइड वोटर्स को नोटिस गया है, और ये तब गया है जब नाम कटे हैं, एसआईआर हुआ है, उसके बाद 3 लाख गए हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन जब होगा तब पता चलेगा कौन भारत का है और कौन चाटुकारिता करके तुष्टीकरण के गोद में बैठा था। वो घुसपैठिया है, क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश के लोग घुसपैठिया है। अगर जिनको नोटिस चला गया है किसी कागज के अभाव में, वो घुसपैठिया है। आप कह रहे हैं 3 लाख लोगों का नाम दिया गया, आप कैसे कह सकते हैं घुसपैठिया है? बिल्कुल हम सुने, आपने कहा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इन्होंने कहा है, तो वो घुसपैठिया नहीं है। किसी कारणवश अगर नाम कटा है तो उनको नोटिस गया है, वो घुसपैठिया नहीं है। पूरे आप जितने भी बॉर्डर हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर हैं, जहां पे कहा जाता है घुसपैठिया, कितने %? आराम से मैं आया। वो समाजवादी पार्टी के रिलेटिव हैं। कौन? घुसपैठिए। क्या घुसपैठिए? क्या है घुसपैठिए? समाजवादी पार्टी बिहार में है, बंगाल में। अरे आप पता नहीं थे। मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस आ रहा हूँ जी, इधर आइए प्लीज, कम हियर वेरी क्विक जी। अभी पीडीए की बात कर रहे थे और कह रहे थे पिछड़ों को आपने ये कर दिया वो कर दिया। जरा बताइए, मोहित खान ने जिस दलित बच्ची का बलात्कार किया वो पीडीए से आती थी क्या नहीं आती थी? और जो कन्नौज के अंदर नवाब सिंह यादव ने कन्नौज में बलात्कार किया दलित बच्ची का, वो पीडीए से थी कि नहीं थी? बहन मायावती, जिनके आपने कपड़े फाड़े, उनका बलात्कार करने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की, क्या वो पीडीए से नहीं थी? जो राम भक्तों की सरों में गोली मार मार कर अपने हत्या की सरयू में फेंका, उसमें कितने पीडीए के लोग थे? याद है आपको? मतलब अब चुनाव आ गया तो आप चिल्लाने लगे पीडीए पीडीए। निपेन मिश्रा जब अब चुनाव आ गया तो आप आपकी सरकार थी तो आपने कितने सारे पीडीए के देवताओं के नाम बदलकर जिलों के मुसलमान नाम रख दिए। कौन है? बताओ, आप बताओ कौन है? बताओ कौन है? आप बताओ। आपके ताता है, आपके चाचा है? अरे आपके चाचा है, आपको यही नहीं पता कि वो कौन है? झूठ भी बोलते हो। एक काम करो, दोनों लोग एक दूसरे को उठा पटको। झूठ को कैसे लिफाफे में लपेट के परोसा जाता है, यह भी बिन्नू भैया बता रहे थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब हमारा पीडीए का मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, कार्यालय छोड़ा, तो गंगा जल से धुलवाया गया। बहुत स्पष्ट बात है, कोई भी नया किराएदार अगर आता है तो घर शुद्धि होता है, हर घर में होता है, हिंदू परंपरा है। पूछ रहे थे ना हिंदू कौन, हिंदुत्व कौन, तो हिंदू की एक साधारण सी परंपरा को जान लीजिए। और कन्नौज में मंदिर क्यों धुला गया ये बताए ना। इस तरह से नहीं चलेगा, स्क्रिप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हकीकत जो है उसकी मनोभावना पे आइए कि महाराज जी ने मंदिर को धुलवाया था। मंदिर किस दिन नहीं धुलता है ये भी समझ जाए, हिंदुत्व को समझ जाएंगे। बहुत साधारण सी बात है। और बात हो रही थी सनातन की, और नहीं जाने दिया गया शंकराचार्य जी को। तो कोई भी सनातन धर्म या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद विधि प्रक्रिया से ऊपर नहीं है, ये स्पष्ट उदाहरण मिला। कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको जो नोजल वहां पे अधिकारी हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, आपको सिर्फ इतना आग्रह किया गया था कि आप पैदल जाइए, क्या जरूरत थी पालकी पे बैठ? राइट। शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने बड़ा जब आपके मुंह से परम पूजनीय शंकराचार्य सुनता तो बड़ा अच्छा लगता मुझे।
अब वहीं से शुरू करिएगा, परम पूजनीय से शुरू करिए। वही शुरू करिए, परम पूजनीय। परम पूज्य शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि पूरा इतिहास रहा है, चाहे माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, लगाने की पूरी संस्कृति शंकराचार्य की रही है। और हमेशा से जब भी वो गए हैं, वो पालकी और रथ में बैठ कर ही वो स्नान करने के लिए गए हैं। ये सनातनी सरकार जो दावा करती है हम सनातन वाले लोग हैं, उन्होंने वादी किया उनको और उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। 80 वर्ष 90 वर्ष वाले बुजुर्गों के साथ भी वहाँ पे ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को 2004 में दीपावली की रात को इन्हीं लोगों ने जेल पहुंचाया था और आज ये खड़े होकर शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। ये असली चेहरा इनका, ये मारीच है। चुनाव आ गया तो खड़े हो। मारीच की कहानी सुनी है? मारीच कौन था? पापा से पूछो मारीच कौन था। आया और तुम उधर सारा क्या कर रहे थे समाजवादी वाले पार्टी की तरफ? मैं कह रहा था लेडीज की आवाज को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? वो पीडीए वाले। नहीं, कोई नहीं दबा रहा है, कोई नहीं दबा रहा। नहीं, कोई नहीं दबा सकता जी। ऑफ कोर्स द कांग्रेस जी। मैं आया सर, आया। क्या नाम है सर आपका? यूसुफ खलील। यूसुफ खलील, कहाँ से आना वो यूसुफ भाई? सर मैं देवबंद से हूँ। देवबंद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा मरकज है, बोलिए। सर मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हूँ उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर 90,000 स्कूल बंद करा चुकी है, उनसे हम क्या तवक्को करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे। कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बंद होता है, उनके प्रवक्ता और इनके कार्यकर्ता मिठाई बांटते हैं। आप इनसे ये तवक्को करेंगे यहाँ की एजुकेशन की बात करेंगे? ये इनकी हालत खस्ता है और ये जाने वाले हैं। और मैं इनसे एक और बात कहता हूँ। कौन जाने वाले? बीजेपी। और एक और बात मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी की मां ने वो मर्द नहीं जना जो हिंदुस्तान के अंदर उसका संविधान खत्म कर सके। ये संविधान हटाने की बात करते हैं। ये संविधान इनके रिकॉर्डेड बयान आपके मोदी जी ने और ये मोदी जी ने अमित शाह ने। एक मिनट भाई, इनको ये बोला आप ये बोलने देंगे? नहीं, एक मिनट आप बोलिएगा, आपको पूरा नहीं है। अभी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे जी। नहीं नहीं, जब आपने कहा नहीं, अभी भी एक मेरी बात सुनिए जनाब अली। आपने जैसे ही कहा ना कि हिंदुस्तान में अभी किसी की माँ ने कोई मर्द नहीं जना, तो सुनिए हुजूर आली, बस वहीं से इनको लग गई। बोले अरे 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 देखिए, आप जिस मरकज से हैं, आप जिस जगह से हैं, आप हैं, शाइस्तगी से बात करिए। मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, शाइस्तगी से बात करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चैलेंज मत दीजिए। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने संविधान से मोहब्बत है। हाँ जी। तो अगर कोई इस तरह की बात करेगा संविधान बदलने की, तो उसको किसी एक कम्युनिटी से लड़ना पड़ेगा, उसको पूरी 140 करोड़ जनता से लड़ना पड़ेगा। ये सच है। लेकिन एक बात सुनिए, इस देश में संविधान, ये वैसे तो इसको बीजेपी को जवाब देना चाहिए था और वही जवाब देंगे। मैं हटिएगा सर, दूर मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, फेंक दूंगा 2 मिनट के अंदर। इस देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में एक शब्द जोड़ा गया। बार बार इस देश के संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं, लाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन संविधान को कोई नहीं बदल सकता, ये बात सच है जी। पहली बात तो हमारे युवा साथी हैं, देश में आलोचना का हम पॉजिटिव रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन एक तथ्य मैं बता देता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी शीर्ष नेतृत्व ने सरकार में रहते हुए कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। लेकिन इस देश के इतिहास ने देखा है कि संविधान की ध्वजा किसी ने उड़ाई, आपातकाल लगाकर, तो कांग्रेस ने उड़ाई। और मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन की बात करते हैं साहब, सुनिएगा, देश के इतिहास में पहली बार आईआईटी की संख्या इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़ी, एम्स की सीटें इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़ी। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार सुनिएगा, मुख्य धारा से नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को जोड़ा, यूनिवर्सिटी बना के, तो केंद्र सरकार और सबसे बड़ी बात, मैं हुजूर सुनिए, हुजूर मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। ये है जी, मोदी जी का क्या था ना। अब आइए कांग्रेस, लेट दो कांग्रेस भी।